लेकिन नाइट्रोजन का एक हम लोग एक कंपाउंड और पढ़ेंगे, वह है ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सो एसिड्स मींस क्या? एसिड हो, आप लोग पढ़े हुए हैं 11 क्लास में एसिड बेस चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उस समय में आप पढ़े थे कि एसिड दो तरह का होता है, एक हाइड्रा एसिड, एक ऑक्सो एसिड। वैसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद हो लेकिन ऑक्सीजन नहीं हो तो वह कहलाता है हाइड्रा एसिड, और जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी मौजूद हो तो वह कहलाता है ऑक्सो एसिड। चलिए, जैसे H2SO4, अभी सुनिएगा, H2SO4 एक ऑक्सो एसिड है। क्यों? हाइड्रोजन तो एसिड में होना ही चाहिए, क्योंकि वैसा कोई भी यौगिक जो जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है वह क्या कहलाता है? वह एसिड कहलाता है। तो हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए लेकिन ऑक्सीजन भी उसमें मौजूद है तो ऑक्सो एसिड है। लेकिन यह सल्फर का ऑक्सो एसिड है। हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड पढ़ना है। तो देखिए, नाइट्रोजन का 3 तरह का ऑक्सो एसिड होता है। नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। ठीक, शुरू किया जाए। चलिए, नाइट्रोजन 3 तरह का ऑक्सो एसिड बनाता है। एक होता है हाइपो नाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक है। एक होता है नाइट्रस एसिड और एक होता है नाइट्रिक एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड 3 तरह का एसिड बनाता है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 तरह का ऑक्सो एसिड होता है। नाइट्रोजन का 3 तरह का ऑक्सो एसिड होता है। एक होता है हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2, H2N2O2 आगे लिखा हुआ है, हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, हाइपोनाइट्रस है, सबका स्ट्रक्चर वगैरह भी बना करके देंगे, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए। चलिए, वेरी गुड, चलिए शाबाश। आज देखिए तो एकदम सब बच्चा एकदम तैयार है, वेरी गुड। चलिए, उसके बाद दूसरा होता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का भी नाम सुने आप, नाइट्रस एसिड, है ना। चलिए, और तीसरा होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, देखिए क्लास जब शुरू हो ना तो एकदम टाइम पर जुड़ने का कोशिश कीजिए। देखिए धीरे धीरे बच्चा जुड़ रहा है, तो लेट करने से क्या होता है, बाद में आप लोगों को लगता है क्या कि सर थोड़ा सा फिर से नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सर रिपीट कीजिए, तो यह सब जो प्रॉब्लम आता है वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां जरा सा गौर कीजिएगा, आगे बढ़े। चलिए देखा जाए बच्चों, देखिए देखिए तो ये जो 3 तरह का जो ऑक्सो एसिड है, देखिए ऑक्सो एसिड इसलिए कि ऑक्सीजन के साथ है तो ये ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो एसिड है, और नाइट्रोजन वाला है तो ये 3 तरह का ऑक्सो एसिड बनाता है। अब शुरू करते हैं, जो उसमें क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है नाइट्रोजन फॉर्म्स, देखिए यहां नाइट्रोजन एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, जो बात वहां बताए वही चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो बच्चों, नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 ऑक्सो एसिड, दीज आर, नाइट्रोजन 3 ऑक्सो अम्ल बनाते हैं जो निम्न है। नाइट्रोजन 3 ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। चलिए चलिए सब चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला क्या है, हाइपोनाइट्रस एसिड, फॉर्मूला H2N2O2, नाइट्रस एसिड HNO2 और नाइट्रिक एसिड HNO3। यही तो मेन एसिड है, यही तो मेन चीज है, इसी के बारे में तो हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है। जरा सा ध्यान दीजिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े, इसके बारे में, हाइपोनाइट्रस एसिड के बारे में। हाइपोनाइट्रस एसिड के बारे में जरा सा जाने, इसका स्ट्रक्चर में भी बना करके दिखाते हैं। तो हाइपोनाइट्रस एसिड एक वीक एसिड है। हाइपोनाइट्रस एसिड एक क्या है, वीक एसिड है। जरा सा समझा दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। वीक एसिड किसको कहता है, निर्बल अम्ल, आप लोग पढ़े हुए हैं। एसिड 2 तरह का होता है, एक वीक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोजन आयन एसिड के पास मौजूद है, यदि वह अपने संपूर्ण हाइड्रोजन आयन का त्याग कर दे, यदि वह अपने संपूर्ण हाइड्रोजन आयन का त्याग कर दे तो वह क्या कहलाता है, यदि वह अपने संपूर्ण हाइड्रोजन आयन का त्याग कर दे तो वह कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। याद आया। लेकिन यदि संपूर्ण हाइड्रोजन आयन का त्याग ना करे तो वीक एसिड। ये सब कहां पढ़े हैं, 11 में पढ़े हैं। वैसा कोई भी एसिड जो अपने संपूर्ण हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो सभी हाइड्रोजन आयन का त्याग नहीं करता वह वीक एसिड। जैसे देख लीजिए, जरा सा 1 सेकंड के लिए हम ले रहे हैं, जैसे H2SO4 पढ़ा हुआ, यह सब
जल के संपर्क में डालने पर यह क्या होता है, यह अपना सभी हाइड्रोजन त्याग देता है, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में बदलता है। जरा सा गौर कीजिए, तो चूंकि यह अपना सभी हाइड्रोजन आयन का त्याग कर देगा तो यह कैसा एसिड हुआ, यह हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन था, ये 2 का दोनों हाइड्रोजन आयन त्याग कर दिया, तो यह हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े बच्चों, जरा सा गौर कीजिएगा। लेकिन यदि सभी हाइड्रोजन आयन का त्याग न करे, एक मिनट, अभी हमको नाइट्रोजन का पढ़ना है लेकिन दूसरा उदाहरण लेके समझा रहे हैं। जैसे ये देखिए, आप लोग एसिटिक एसिड का नाम सुने हैं, जल के संपर्क में, एक्यू मींस एक्वस, जल के संपर्क में ये क्या करता है, ये एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन त्यागता है। तो जल के संपर्क में यह हाइड्रोजन आयन का त्याग किया, और चूंकि जल के संपर्क में यह हाइड्रोजन आयन का त्याग किया, तो देखिए इसके पास हाइड्रोजन था कितना, 3 1 4, त्यागा कितना 1, तो यह अपने संपूर्ण हाइड्रोजन आयन का त्याग नहीं किया। तो वैसा कोई भी एसिड जो संपूर्ण हाइड्रोजन आयन का त्याग नहीं करता हो वह क्या कहलाता है, वीक एसिड कहलाता है। आपको इस चीज की जानकारी है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आप जानते हैं। तो यह जो होता है हाइपोनाइट्रस एसिड, यह भी एक वीक एसिड है। अभी स्ट्रक्चर बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्यों वीक एसिड है, क्योंकि यह अपने संपूर्ण हाइड्रोजन आयन का त्याग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, चर्चा होगी, अभी रुकिए जरा सा समझ लीजिए पहले। तो हाइपोनाइट्रस एसिड जो है यह क्या है, एक वीक एसिड है। दूसरा इसका क्या गुण है बच्चों, जरा सा ध्यान दीजिएगा। हाइपोनाइट्रस एसिड का एक इंपॉर्टेंट गुण और है, जरा सा ध्यान दीजिए बच्चों। ये ड्राई कंडीशन में, सूखी अवस्था में जो होता है, ये अनस्टेबल होता है और एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव समझते हैं, विस्फोटक, ये विस्फोटक पदार्थ का काम करता है। ठीक है, तो ड्राई कंडीशन में यह क्या होता है कि ये एक्सप्लोसिव होता है। ऐसे एक बात बताएं कि ये सभी खतरनाक है, ये तीनों तरह का, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक है। अलग बात है कि यह जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, यह स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3, लेकिन इसका भी यूज एक्सप्लोसिव बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका भी यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं। और ये तो सबसे ज्यादा यूज होता है HNO3, बताएंगे। इसका नाम तेजाब है। नाइट्रिक एसिड को हम लोग सामान्य बोलचाल में तेजाब भी बोलते हैं। तेजाब तो आप लोग सुने होंगे। तो इसका भी उपयोग हम लोग विस्फोटक के रूप में बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ में। लेकिन इसका भी कहती है, इसका करना क्या, यह ड्राई कंडीशन में खुद विस्फोटक होता है। हाँ, यदि यह सॉल्यूशन की अवस्था में हो, जब ये सॉल्यूशन की अवस्था में, तब स्टेबल होता है, यानी जल्दी टूटता नहीं है। यानी याद रखिएगा कि ड्राई कंडीशन में ये एक्सप्लोसिव होता है, यानी विस्फोटक होता है, और सॉल्यूशन की अवस्था में स्टेबल होता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन की अवस्था में अपना हाइड्रोजन आयन त्याग देगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसमें एसिड का गुण कम हो जाएगा, जिसके कारण यह स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए यहां जरा सा हम यह बात लिख दिए हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर बताएंगे तो स्पष्ट कर देंगे, कैसे समझेंगे कि यह वीक एसिड है, अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि 11th में आप लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए देखिएगा। यहां देखिए, तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपोनाइट्रस एसिड के बारे में। यह है हाइपोनाइट्रस एसिड, जो यहां था वही। देखिए क्या क्या बात लिखा है, इट इज वीक एसिड, यह निर्बल अम्ल होता है। पहला बात, अभी तुरंत बोले थे कि यह वीक एसिड होता है। दूसरा बोले थे इट इज एक्सप्लोसिव व्हेन ड्राई, जब यह ड्राई होगा, शुष्क अवस्था में विस्फोटक होता है। इट इज एक्सप्लोसिव, शुष्क अवस्था में विस्फोटक। और बोले थे इट इज स्टेबल इन सॉल्यूशन, यह विलयन में अस्थायी होता है। सॉल्यूशन की स्थिति में यह क्या होता है, अस्थायी होता है। तो अभी इसको बताएंगे कि यह वीक एसिड कैसे हुआ, तुरंत बता रहे हैं। लेकिन सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी आप लोग मैंने उतारे नहीं है। तो बच्चों के साथ क्या होता है कि आज तक कुछ नहीं लिखे, आज बेकार हो गया क्लास। तो सबसे पहला काम आप लोगों का थोड़ा बोहनी कर दे। बोहनी मतलब समझ गए, यानी थोड़ा सा आप लोगों को क्या करें, कुछ स्क्रीनशॉट करवा देते हैं, ताकि आप लोगों को संतुष्टि मिले, तब डिटेल बताते हैं। ठीक है, तब थोड़ा सा आप लोगों को संतुष्टि मिल जाएगा, तब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फर्स्ट पेज यह ले लीजिए स्क्रीनशॉट कि आज का टॉपिक यह है। ठीक है, जल्दी से, जल्दी जल्दी इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड मॉर्निंग। चलिए वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। चलिए, सॉरी सर लेट हो गया। मिथिलेश जी कहाँ चले गए थे जो लेट हो गया, इधर उधर करते हैं मिथिलेश जी, ताक झांक मत कीजिए, अच्छा बच्चा बनिए। चलिए हो गया, अब इसका भी जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं, फिर आगे बता रहे हैं, जरा जल्दी से करिए। हो गया ना, चलिए अब आइए इसका जरा सा हम लोग ये स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद अब आइए जरा सा हम लोग हाइपोनाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। यह जो हाइपोनाइट्रस एसिड है, इसका हम लोग क्या देखें, स्ट्रक्चर देखें। आइए इसको छोड़ दीजिए, यहां हाइपोनाइट्रस एसिड का हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। देखा जाए क्या है, फॉर्मूला क्या है, H2
देखिए तो पहले फॉर्मूला कहीं पर लिख देते हैं, H2N2O2, हर चीज 2, H2N2O2, यही ना। देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले नाइट्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, क्योंकि ऑक्सो एसिड है तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन तो होना है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन तो होना है। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने आपको आता है, केमिकल बॉन्डिंग साझेदारी करने आपको आता है, तो साझेदारी करके देख लीजिए ना। साझेदारी करवाने आपको हम सिखा दिए हैं, पहले भी बेसिक में भी सिखाए, 11th में भी सीखे हैं, प्लस कल भी हल्का फुल्का बताए थे। आप जानते हैं हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक, इसको डुप्लेट पूरा करने दिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया। ऑक्सीजन 8 2 6, इसके बाहरी कक्षा में 6, एक इधर से साझा किया तो इसको 7 हो गया, एक इधर से साझा किया तो इसको 8 हो गया, ऑक्सीजन को 8 हो चुका। इसको नाइट्रोजन 7 2 5, बाहरी कक्षा में 5 है तो एक इससे साझा किया तो इसको 5 1 6 हो गया। इधर भी देखो, हाइड्रोजन को डुप्लेट हो गया, ऑक्सीजन 8 2 6, 6 में से एक इससे साझा कर लिया तो 7 हो गया। अब यह एक इससे साझा कर लिया तो इसको 8 हो गया, लेकिन इसको कितना हो गया, नाइट्रोजन को होता है कितना 7, तो 2 5, तो 5 में से एक इससे साझा कर लिया तो 5 1 6 हो गया। तो इसके भी बाहरी कक्षा में 6, इसके भी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 6, ये दिमाग में आ रहा है क्या। और यदि दोनों में 6 है तो यानी दोनों को 2 2 की जरूरत है, तो आपस में 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लिए, तो यही हो गया। देखिए H2N2O2 यही बोला जाता है, H2N2O2, ठीक है। ये हो गया आपका हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड यही है, H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक है। चलिए देखिएगा, अभी तुरंत हम लोग नाइट्रिक एसिड तक पहुंचेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का होगा तुरंत। अब इसी को देखिए, ये जो H2N2O2 है, H2 देख लिए, H2N2O2, इसी को हम जरा सा, ये 2 फॉर्म में नेचर में मिलता है, इसको जरा सा हटाते हैं, ये तो समझा दिए ना, यही H2N2O2 ही लिखेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा इसी तरह कर दीजिएगा। लेकिन इस नेचर में यह, इसका 2 तरह का स्ट्रक्चर संभव है, इसका 2 तरह का स्ट्रक्चर संभव है। देखिएगा देखिएगा बच्चों, अभी तुरंत आपने पाया क्या, अभी तुरंत आपने क्या पाया कि नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा था, उससे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा था, इधर भी इससे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा था, वही सीधा जो था इसको इस फॉर्म में, ये रियल में एक स्ट्रक्चर यह होता है। देखिए H2N2O2, ठीक है, और दूसरा फॉर्म यह होता है, नेचर में 2 फॉर्म में यह पाया जाता है। देखिए सेम बात है, N2, और दोनों हो सकता है कि OH ग्रुप एक ही तरफ हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यह भी है H2N2O2। आइसोमेरिज्म आप लोग को कहां मौजूद है, आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाया जा चुका है, कहां पर मौजूद है वीडियो, ऐप में, कोर्स पर वीडियो है, ऐप में लाइव क्लास में वीडियो मौजूद नहीं, कोर्स पर है, कोर्स समझ रहे हैं ना। ऐप में जब टच कीजिएगा, ऐप में जब जहां पर लाइव क्लास का पोस्टर निकलता है, केमिस्ट्री फॉर 12 2021-22, उसके ऊपर में देखिएगा होम सब्सक्रिप्शन, उसके बगल में होगा कोर्स, कोर्स टच कीजिएगा, जब ऊपर में जो तीसरा साइड में होगा होम लाइव क्लास कोर्स ऐसे कुछ है, तो कोर्स टच कीजिएगा तो अंदर में फाइल खुलेगा कोर्स का, उसमें DNF ब्लॉक आइसोमेरिज्म सबका वीडियो है। क्यों हमको बोलना पड़ा आइसोमेरिज्म के बारे में, क्योंकि देखिए अभी जरूरत है आइसोमेरिज्म, यदि आप पढ़े हुए हैं जो बच्चे, तो देखिए यहां देखिए तो क्या हो रहा है, यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप यहां देख रहे हैं, दोनों अलग अलग दिशा में, तो इसको क्या कहता है, सिस फॉर्म, कुछ याद आ रहा है, तो सॉरी, जब एक ही, जब अलग अलग दिशा में तो उसको क्या कहते थे, ट्रांसफॉर्म, और जब समान दिशा में हो, एक ही दिशा में जब ग्रुप लगा हो तो उसको क्या कहते हैं, सिस फॉर्म। तो ये 2 फॉर्म में पाया जाता है हाइपोनाइट्रस एसिड, चाहे 2 फॉर्म में हो या 1 फॉर्म में हो, है तो हाइपोनाइट्रस एसिड ही ना। तो आपको कोई जरूरी नहीं इतना बनाने का, अभी जो थोड़ी देर पहले बताए थे ये आप ऐसे ही बना देंगे, क्या दिक्कत है, ये वाला, ठीक है, H2N2O2 आप ऐसे ही बना देंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जानकारी दिए कि यह जो मिलेगा कभी ऐसा मिलेगा कभी ऐसा, तो यदि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो उस स्थिति में वो ट्रांसफॉर्म, और सेम डायरेक्शन में हो तो सिस फॉर्म, है ना। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म समझ गए। तो ये H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर है, जो अभी पढ़े थे आप, ये इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो ये हाइपोनाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर H2N2O2। चलिए अब नेक्स्ट हम लोगों का है नाइट्रस एसिड, यह भी वीक एसिड है। नेक्स्ट हम लोगों का है नाइट्रस एसिड, ये वाला नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड भी एक वीक एसिड है, फॉर्मूला हमारा पिछले पेज में लिखा हुआ है, इसका सिर्फ हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे, काम चल जाएगा, जरा सा गौर कीजिएगा। चलिए
चलिए वेरी गुड, चलिए यहाँ देखिए बच्चों, वेरी गुड। चलिए रोशन रॉक्स जी, आइए जरा सा देखा जाए। अब यह जो नाइट्रस एसिड है यह भी वीक एसिड है। देखिए जरा सा, क्यों, देखिए यहाँ नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HNO2, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपके पास। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HNO2, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, HNO2 है ना। तो देखिए नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है। अब यहाँ एक ऑक्सीजन और हो गया और ये ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ गया, देखिए तो HNO2 हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर यही है HNO2। ठीक, ऐसा तो OH दो ठो है नहीं जो कि सीस और ट्रांसफॉर्म में आएगा, तो ये इसका यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, ये स्ट्रक्चर हुआ आपका, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ हाइपोनाइट्रस एसिड का। और ये किसका है, ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। हाइपोनाइट्रस एसिड और नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस दोनों के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, ये संक्षिप्त जानकारी लेना है। चलिए ये संक्षिप्त जानकारी लेना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अब डिटेल हम लोगों को पढ़ना है नाइट्रिक एसिड के बारे में, तो अभी पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, जरा जल्दी कर लीजिए, जल्दी। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड। तो हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि नाइट्रिक एसिड एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यही जो है ये सबसे मुख्य एसिड है क्या चीज का, नाइट्रोजन का। उसी समय हम चर्चा किए थे कि नाइट्रोजन का सबसे मुख्य एसिड कौन है, ऑक्सो एसिड में नाइट्रोजन का सबसे मुख्य एसिड नाइट्रिक एसिड है। इस नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में यदि ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन का पूछा जाए तो वो नाइट्रिक एसिड है। और ये नाइट्रिक एसिड जो है ये इसका उपयोग बहुत सारी चीज में किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में, कभी कभी ज्यादातर इसका उपयोग हम लोग करते हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में, फर्टिलाइजर समझ रहे हैं, उर्वरक के रूप में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। तो इसी पर लॉन्ग क्वेश्चन है आज का, अभी हम लोग तुरंत शुरू करेंगे। तो यदि पूछ दे कि सबसे महत्वपूर्ण नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड कौन है, तो वह बोलेंगे आप लोग नाइट्रिक एसिड। तो देखिए जरा सा गौर कीजिएगा, आप लोग, लिखा हुआ है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड ऑफ नाइट्रोजन। यह नाइट्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट एसिड है। इट इज स्टेबल एंड ए स्ट्रॉन्ग एसिड। यह स्टेबल होता है, यह सामान्य रूप से टूटता नहीं है। ठीक है, और वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एकदम ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहला काम बोले कि यह क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एसिड है नाइट्रोजन का, और यह स्टेबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। तो देखिए ये नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण एसिड है, यह स्थायी एवं सबल अम्ल होता है। इसको समझाते हैं अभी, इसी पर तो पढ़ना है, इसी को तो पढ़ना है, इसीलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग तुरंत पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी को डिटेल पढ़ना है और इसी पर लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अभी हम लोग सॉल्व भी करेंगे, आप चिंता नहीं करिए। तो यह जो नाइट्रिक एसिड है, आइए जरा सा इसका स्ट्रक्चर पहले हम लोग देख ले। यह जो नाइट्रिक एसिड है, देखेंगे बच्चों, चलिए यह जो नाइट्रिक एसिड है, देखो, चलो यहां देखो, अकवाली कुमार, यहां देखो, खोज रहा है किसी बच्चे से, देखो यहां देखो। तो यह जो नाइट्रिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, क्या होता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, HNO3। पहले वाले पेज में लिखा हुआ, इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखे, लेकिन देखिए होता क्या है, HNO3। तो नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है। देखिए यहां ये नाइट्रोजन हुआ के साथ 3 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, किसी एक और रख दो, या इधर रखो या इधर रखो या इधर किसी एक तरफ, HNO3। अब चलो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना लिया। नाइट्रोजन को कितना, नाइट्रोजन 7, सुनोगे पहले, 2 5, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन से इससे साझा कर लिया। ठीक है, अब देखो यहां, अब क्या है कि नाइट्रोजन को जो है टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 का इससे साझा किया तो 5 2 7 हो गया, एक और किससे करेगा, इससे कर लेगा, तो नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा हो गया। तो नाइट्रोजन को जब ऑक्टेट पूरा हो गया तो इसका 1 2 3 बाहरी कक्षा का 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया, बच गया कितना, 2। तो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर, साझेदारी करने आपको आता है। अब चलिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक जोड़ा का साझा हुआ, तो देखो इस ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट हो गया, ऑक्सीजन देखो 2 बॉन्ड पूरा कर लिया, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड पूरा कर लिया, नाइट्रोजन 1 2 3 बॉन्ड। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका ट्रांसफर इधर हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड जिसको कहते हैं, उससे जुड़ गया। यदि यह नहीं दिखाएंगे तब लोन पेयर इधर दीजिए, इस पर माइनस दीजिए, इस पर प्लस दीजिए। ये आपको सब बात जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ऊपर क्यों नहीं रख सकते हैं दुर्गेश कुमार जी, हाँ ये जो नीचे लटका है ये ऊपर दे दीजिए, क्या दिक्कत है, ऊपर नहीं रख सकते हैं लिखा हुआ था, एकदम क्यों नहीं। चलिए वेरी गुड, चलिए जो भी दिक्कत हो जरूर बोला कीजिए। चलिए
अब देखिए ये सब बात तो आप लोग 11th में भी पढ़े, कोई बात नहीं बच्चों, देखोगे बहुत ध्यान से देखोगे तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा है HNO3 है, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड है। अब यह जो नाइट्रिक एसिड है इसमें जरूरी है, अब कोई बच्चा बोला सर ऊपर ऊपर क्या, तुम ऐसा भी कर सकते हो, इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो, ऐसा भी तो कर सकते हो। देखो तो जैसे कोई बच्चा बोला था ना, चलिए अच्छी बात है, उसका ही हम जानकारी, ऐसा भी हो सकता है कि यह ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन, इसी से शेयरिंग कर लिया डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ गया, ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है ना। तो यानी इसका मतलब क्या देखा आपने, इसका मतलब क्या देखा आपने कि यानी यह स्ट्रक्चर एक्सचेंज कर सकता है। तो जब एक्सचेंज कर सकता है इसका मतलब रिजोनेंस है, तो यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल दे या ना दे, दे। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया। अब यदि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा, देखिए नाइट्रिक एसिड का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हुआ, देखिए यहां, ये देखिए ये पाई बॉन्ड यहां आ गया, ये पाई बॉन्ड यहां चले जाएगा, तो यानी ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखा सकता है। और जब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकता है तो हम लोग का कहीं कहीं पर इस तरह का रिजोनेंस हाइब्रिड भी आप लोगों को बताए हैं, कहीं कहीं पर इस तरह का भी तो हम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यदि ऐसा भी लिखा रहेगा तब हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग रिजोनेंस पढ़ चुके हैं। जरा सा गौर करेंगे बच्चों, क्योंकि हम लोग रिजोनेंस पढ़ चुके हैं इसलिए यहां पर ये सिंगल बॉन्ड दिखा दिए। सिंगल बॉन्ड दिखाने का मतलब क्या हुआ कि पाई बॉन्ड कभी यहां तो पाई बॉन्ड कभी यहां, ठीक है। तो ये इस दोनों के बीच क्या करेंगे, इस तरह से डॉटेड दिखा देंगे। ये डॉटेड क्या बताता है, ये डॉटेड लाइन क्या बताता है कि ये पाई बॉन्ड का एक दूसरे पर क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, ये यहां जा सकता है, एक यहां डीलोकेलाइजेशन हो सकता है। और जब डीलोकेलाइजेशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होगा तो उसको क्या कहते हो, रिजोनेंस। तो यानी ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ, रिजोनेंस का हाइब्रिड स्ट्रक्चर, पता है ना हाइब्रिड स्ट्रक्चर, पढ़े हैं रिजोनेंस जीओसी में, आज जीओसी का भी क्लास होना है। खैर चलिए जरा सा ये हुआ हमारा क्या चीज का, नाइट्रिक एसिड का। इसका जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर पढ़े तो हैं बट भूल गए, नहीं भूलने से नहीं चलेगा काम, पीछे का बात दिमाग में रखना होगा ना सोनू कुमार शाह जी। चलिए जल्दी करिए। हाँ क्यों नहीं है चार्ज, अरे यार बिल्कुल चार्ज। एक बच्चा बोल रहा है रीसू राज, सर कोई चार्ज, कौन बोलता है चार्ज ने, एक मिनट देखो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट के लिए हम रोकते हैं क्लास को, यहां पर जरा सा देखो। रीसू राज जी ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं ये क्या है रियल में, आप ही बताइए। देखिए यहाँ ये अलग बात है कि यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड दिखाते हैं, प्लीज जरा सा 2 मिनट के लिए देख लीजिए। होता क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड में, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसका ये ट्रांसफर करता है। तो जब ट्रांसफर करता है तो उस स्थिति में तो वास्तविक है कि यहाँ पर क्या हो गया, यह इलेक्ट्रॉन इसका इधर आया तो इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, तो ये ऐसे भी दिखा सकते हैं। तब यहां पर भाई तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव, अभी थोड़ी देर पहले बोले भी थे, रीसू राज जी का स्पेशल क्वेश्चन था, लेकिन सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि यदि आप यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल नहीं देंगे तब चार्ज आपको दिखाना होगा, तब इस तरह से दिखाना होगा कि यह जो है इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और यहां दिखाइएगा तो यहां भी दिखाइएगा। तब ये चूंकि यह इलेक्ट्रॉन दिया इसको तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, है ना, क्या दिमाग में आया। चलिए तो यहां पर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, तब इस तरह से दिखाना होगा। तो यह भी दिखा सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्या ऋषुराज जी कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत ऋषुराज जी, चलिए वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो आपको तो ये रिजोनेंस में यह बात बताए हुए भी हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। आपको आसानी के लिए हम ऐसा किए, यह बात बिल्कुल सही था कि सर जब चार्ज नहीं है तो कैसे रिजोनेंस, तो बिल्कुल सही बात है, हम आपका समर्थन करते हैं। यही तो हमारे बच्चे का गुण है कि उसमें क्वेश्चन उठाने की क्षमता है, और ऑफलाइन क्लास में तो और ज्यादा से पूछता है। तो खैर अब ऑफलाइन का समय आने वाला है तो और अच्छा रहेगा, सामने सामने हम लोग क्लास करेंगे। तो ये जरा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, हाइड्रोजन को ऊपर नहीं दे सकता, ऑक्सीजन के साथ ही ना जुड़ेगा। नाइट्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है तो विद्युत धनात्मक से जल्दी संयोग कौन करेगा, हाइड्रोजन ना, ये ऑक्सीजन ना। चलिए दुर्गेश कुमार जी आप ही का क्वेश्चन का जवाब है, एक एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं और बच्चे को दिक्कत हो रही है, लेकिन जवाब दे रहे हैं आप ही को कि यहां देखिए नाइट्रोजन भी विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऑक्सीजन भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और यह हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व है। कौन जल्दी अट्रैक्ट करेगा, इस दोनों में अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन।
तो वह ना हाइड्रोजन से अट्रैक्ट जल्दी होगा, तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए ये आप यहां दे सकते हैं, यहां नहीं दे सकते, किसी भी ऑक्सीजन के साथ ही देना होगा। चलिए, दुर्गेश जी का क्वेश्चन था, उसका जवाब भी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए। यस, चलिए, थैंक यू, हो गया सर, थैंक यू सर। चलिए आइए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। आइए अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, ये हम सिर्फ सामने में रख दिए, लेकिन यह सामने रहेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस खो जाएगा, हम नहीं बता पाएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट तो हो गया, अब जरा हम रफ में पहले समझा दें, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिए। अब हम लोगों को चूंकि नाइट्रिक एसिड के ही बारे में पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट एसिड कौन है? नाइट्रिक एसिड। देखिए लिखा हुआ है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण एसिड है, नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण एसिड है कौन? नाइट्रिक एसिड। तो आइए जरा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानते हैं, पहले समझा दे तब उसके बाद चलेंगे उधर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, सब लिखा हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट करवा देंगे, पहले समझा ले तब स्क्रीनशॉट करवा लेंगे। क्या बच्चों? देखिएगा, बनाने की विधि, बहुत अच्छे बच्चे हैं, देखिए, वेरी गुड। चलिए फिर वही मिस्टर सुपर पावर, ऑफलाइन क्लास के बारे में लास्ट में गप करेंगे। चलो, तो देखो बनाने की विधि को बहुत ध्यान से देखोगे। पहला हम लोग पढ़े लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि आपसे हम बनाने से पहले आपसे कुछ पूछेंगे, प्रयोगशाला विधि बताने से पहले आपसे कुछ पूछेंगे, क्योंकि इसी चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं, इसलिए जरा सा हमको कोई बच्चे साल्ट पीटर का, साल्ट पीटर नाम सुने थे या चिली साल्ट पीटर नाम सुने थे? चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर सुने थे क्या? इसका जरा सा फॉर्मूला बताइए तो। बताएंगे, बताएंगे मिस्टर तूफान जी, ओस्टवाल्ड एंड बर्कलैंड, सब चर्चा होगी, चिंता नहीं कीजिए। चलो जरा जल्दी से बताइए तो इसका फॉर्मूला। वाह 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 वाह, सब बच्चा पढ़ा है। सबसे पहला आंसर रीशु राज दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, NaNO3, वाह वाह बहादुरों, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ये अच्छे बच्चे का पहचान है, यह अच्छे बच्चे का पहचान है, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। तो यानी आप लोग इसका नाम सुने हुए हैं, साल्ट पीटर का नाम सुने हुए हैं, वेरी गुड। और इंडियन साल्ट पीटर भी सुने हुए हैं। तो कुछ नहीं करना है, देखिए, देख लीजिए, देखिए, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलिए, इंडियन साल्ट पीटर KNO3, वेरी गुड। तो देखिए तो बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। देखिए, ये प्रयोगशाला में यदि हमको बनाना है तो करना कुछ नहीं है। ये देखिए, जिसको आप साल्ट पीटर या चिली साल्ट पीटर कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट, इस पर कॉन्क H2SO4 डाल दीजिए। बैटरी में डालने वाला एसिड, बैटरी में जो एसिड डाला जाता है वो है कॉन्क H2SO4। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम नाइट्रेट का नाम सुने हैं? सोडियम नाइट्रेट में कॉन्क H2SO4 डाल दीजिए। बैटरी में डालने वाला एसिड का नाम सुने हैं, वो है कॉन्क H2SO4, ठीक है। यदि आप इसमें नहीं डालिएगा तो ये डाल दीजिए KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको आप इंडियन साल्ट पीटर भी कहते हैं, इस पर डाल दीजिए बैटरी में डालने वाला एसिड। कौन सा एसिड? दो तरह का होता है, एक कॉन्क और एक डाइल्यूट, सांद्र और तनु। आप जानते हैं तनु किसको कहा जाता है? जिसमें सॉल्वेंट अधिक और सॉल्यूट कम हो। और डाइल्यूट किसको कहा जाता है? डाइल्यूट किसको कहा जाता है? जिसमें सॉल्वेंट, डाइल्यूट किसको कहते हैं? जिसमें सॉल्वेंट अधिक सॉल्यूट कम। और कॉन्क किसको कहता है? जिसमें सॉल्वेंट कम और सॉल्यूट अधिक, जिसमें एसिड की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम हो, वह कॉन्क होगा। तो कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 सांद्र से जो बैटरी में डालने वाला पावरफुल एसिड है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अनिकेत जी, प्रतिमा कुमारी, शाबाश। चलो यहां देखो, तो ये जो देख रहे हैं कॉन्क H2SO4, जब बैटरी में डालने वाला एसिड को इस पर डाल देंगे तो देखिए क्या होगा। बहुत आसान, बहुत आसान। देखो यहां, यह जो एसिड है, एसिड को जरा सा सुनो तो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, या देखिए यह हाइड्रोजन आयन और बायसल्फेट आयन से बना होगा, हाइड्रोजन आयन और बायसल्फेट आयन से बना होगा। और ये जो सोडियम नाइट्रेट है, यह भी सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन से बना होगा ना। तो इसका ऋण आयन इसके धन आयन से संयोग कर लिया, इसका निगेटिव रेडिकल इसके पॉजिटिव रेडिकल से संयोग कर लिया, और इसका पॉजिटिव रेडिकल इसके निगेटिव रेडिकल से संयोग कर लिया। बहुत आसान।
एक्सचेंज करेगा, दोनों टूटा और संयोग कर लिया, तो क्या क्या बन गया देख लो। तो यहां देखो तो क्या बन गया, सोडियम किससे रिएक्ट कर लिया, ये HSO4 बायसल्फेट से, सोडियम बायसल्फेट, सोडियम बायसल्फेट, और ये एसिड है, हाइड्रोजन आयन त्यागा, या हाइड्रोजन आयन ये नाइट्रेट ले लिया, HNO3, देखिए नाइट्रिक एसिड बन गया। लेकिन यह विधि जो है प्रयोगशाला में बनाने का विधि है, औद्योगिक विधि नहीं है। औद्योगिक विधि यदि पढ़ना होगा तो उसमें अलग विधि पढ़ेंगे जिसमें ज्यादा मात्रा में तैयार करना होगा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो बोले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है आज का, वो पढ़ेंगे। यहां भी देखिए, यहां देखिए पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन है, इसको तोड़िए, H2SO4 है, हाइड्रोजन आयन और HSO4 आयन है, तो कैसे कैसे होगा, इसका हाइड्रोजन आयन इसका नाइट्रेट आयन ले लेगा, क्या बन गया HNO3, इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया बच्चों, इधर हो गया KHSO4, है ना, पोटेशियम बाइसल्फेट या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। हमारा नाइट्रिक एसिड बना ना, हमारा नाइट्रिक एसिड बना ना भाई, तो देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, जब सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, सुनिएगा पहले, जब सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया कॉन्क H2SO4 से कराई जाती है, सुनिएगा ध्यान से, जब सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया कॉन्क H2SO4, या मैंने दोनों में से कोई रिएक्शन कराना है, कॉन्क H2SO4 से कराई जाती है, तो प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। यदि यह नहीं लिखना पसंद करते हैं तब आप क्या लिखेंगे, व्हेन, या इंग्लिश हिंदी दोनों में की बात हुआ, पहले हिंदी में बोल देते हैं, जब साल्ट पीटर या इंडियन साल्ट पीटर, ठीक है, चिली साल्ट पीटर या इंडियन साल्ट पीटर की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्क H2SO4 से कराई जाती है, तो प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। व्हेन साल्ट पीटर और इंडियन साल्ट पीटर रिएक्ट विथ कॉन्क H2SO4, देन नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन इन लेबोरेटरी। देख लीजिए, आपका यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, आपका यही चीज यहां लिखा हुआ है, कल बोले भी थे कि कैसे कैसे पूछता है क्वेश्चन, फिर एक बार चर्चा कर देंगे और तब फिर आज का लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चले जाएंगे। देखिएगा बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, आइए यहां देखिए, बहुत अच्छे बच्चे, देखो तो लेबोरेटरी मेथड को देखो, व्हेन, देखो जरा ध्यान से देखो बच्चों, जो पढ़े वही है क्या, नहीं देखो, व्हेन सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट हीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कहते हो कॉन्क H2SO4, देखो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम, या तो सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को हीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। देखिए इंग्लिश वाला बच्चा के बाद हिंदी वाला भी देखिए, जब सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, जब सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो ना, सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों के को मिला देंगे परखनली में और थोड़ा सा गर्म कर देंगे, ठीक है, के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनता है। के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो प्रयोगशाला में क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड बन गया। कोई तकलीफ, इसका रिएक्शन भी लिख दें, और यदि आप चाहते हैं तो इसका नाम आप सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट न लिख करके चिली साल्ट पीटर या इंडियन साल्ट पीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब बात आप अपने से भी कर सकते हैं, इतना सा कर लीजिएगा। चलिए जरा सा रिएक्शन पहले लिखने दीजिए, जो बात वहां लिखे रिएक्शन में वही लिखेंगे और तब उसका स्क्रीनशॉट करवा देंगे। अभी जो ये रिएक्शन लिखे ना, ये तो रफ में समझा, यही चीज उधर फ्रेश लिख देते हैं, फ्रेश लिख देते हैं एक बार। चलिए यहां जगह हमारे पास है, सिर्फ हम लोगों को रिएक्शन लिखने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। जरा सा देख लीजिए, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, या पोटेशियम नाइट्रेट का रिएक्शन किससे करवाए, H2SO4 से। इसको यदि ऐसे लिख दे तो और अच्छा हो जाएगा, यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, ठीक है। ये क्या है, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके मिश्रण को गर्म कर दिए तो थोड़ा सा, यदि डेल्टा का सिंबल दे दिए तो गर्म कर दिए। ऐसे प्रयोगशाला में करेंगे तो परखनली में लेकर के गर्म ही ना करेंगे। चलिए तो क्या हो गया, आप एकदम ध्यान से समझिए, इस पर हाइड्रोजन आयन है, इस पर सल्फेट आयन है, यहाँ भी सोडियम आयन है, नाइट्रेट आयन है। इस तरह से दिखा दीजिएगा तो एग्जामिनर और संतुष्ट हो जाए। नहीं दे पाइएगा प्लस माइनस तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे ऐसे, NaNO3 प्लस H2SO4 आप लिख सकते हैं, मार्क्स उतना ही मिलना है, ठीक है। और यदि ऐसे समझा दीजिएगा तो और अच्छी बात है। तो क्या हो गया, यहां क्या हो गया बच्चों, HNO3 बना, नाइट्रिक एसिड,
और यहां क्या हो गया NaHSO4 सोडियम बाय सल्फेट, ये सोडियम बाय सल्फेट बन गया, इधर हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड आपको प्राप्त हो गया, नाइट्रिक एसिड। बैलेंस है रिएक्शन, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम काम यहां पर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, सेम काम आप यहां पर भी कर सकते हैं। क्या KNO3 है, इसकी भी अभिक्रिया H2SO4 से करा दीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे, इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे अभिक्रिया, इसीलिए हम यहां लिख रहे हैं और कोई बात नहीं। यहां पर आपको नहीं लिखना है, इसे मत लिखिए, आप इस तरह लिख सकते हैं H2SO4। ठीक है, H2SO4 लिख करके यहां लिख सकते थे, सॉरी यहां पर लिख सकते थे, आप थोड़ा सा बताना पड़ता है। HNO3 मतलब दिमाग में रखिएगा कि इसका एक H, इसका NO3 ले लिया और HSO4 Na से जुड़ गया, तो हो गया क्या NaHSO4। आप यह भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। चलिए, और इसके नीचे यदि कोंक लिख देते हैं तो बहुत अच्छा कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए। अभी तुरंत रुकिए ना। और फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, इक्वेशन बैलेंस कैसे किया था, इसका वीडियो हम दे चुके हैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर, क्योंकि आप लोग में से बहुत बच्चे को दिक्कत था। चलिए, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे को होता है, तो हमारे पास पढ़ने वाला बच्चा लजाता नहीं, वो मांगता है, उसको हम अवेलेबल करा दिए। चलिए आइए, अब यहां क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड, और इधर क्या हो गया पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट। तो हमारा नाइट्रिक एसिड बना ना भाई, नाइट्रिक एसिड बन गया। तो ये कहां बना नाइट्रिक एसिड? लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बना, प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड बना। ठीक है, अब यदि हमको औद्योगिक विधि चाहिए ढेर मात्रा में बनाना, तो अब आएगा वह क्वेश्चन जो जिसका इंतजार हम लोगों को था, कल से ही पढ़ेंगे। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, पहले जिसका आपको इंतजार है पहले वो दिखा दें आपको। नहीं, देखिए यहां मॉडर्न प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड का अभी जो थोड़ी देर पहले आप पढ़े वो कौन सा प्रोसेस था? वो था लेबोरेटरी प्रोसेस, यानी प्रयोगशाला भी थी। प्रयोगशाला में तो थोड़ी बहुत मात्रा में हम लोग बना करके चेक करेंगे मैंने नाइट्रिक एसिड को, लेकिन हमको ज्यादा मात्रा में नाइट्रिक एसिड का उत्पादन करना होगा, तो ये है मॉडर्न प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस भी इसको कहा जाता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस भी, नाइट्रिक एसिड प्राप्ति का ओस्टवाल्ड विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन बराबर पूछता है नाइट्रिक एसिड उत्पादन का ओस्टवाल्ड विधि बतावे, तो यही होगा। नाइट्रिक एसिड उत्पादन का ओस्टवाल्ड विधि बतावे, यही होगा। बोल देगा नाइट्रिक एसिड उत्पादन का आधुनिक विधि बतावे, यही होगा। कभी इस ढंग से भी पूछता है, जो कि अभी 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 बोलेंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में पढ़ाते पढ़ाते आ जाएगा। देखो यहां अमोनिया के ऑक्सीडेशन द्वारा, अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक एसिड प्राप्ति की विधि बतावे। अमोनिया के ऑक्सीडेशन द्वारा नाइट्रिक एसिड प्राप्ति की विधि बतावे, तब भी यही आंसर होगा। तीन तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नाइट्रिक एसिड प्राप्ति का आधुनिक विधि बतावे, नाइट्रिक एसिड प्राप्ति का, तीन क्या चार तरह से, नाइट्रिक एसिड प्राप्ति का व्यापारिक विधि यानी औद्योगिक विधि बतावे, तब भी यही होगा। नाइट्रिक एसिड प्राप्ति का ओस्टवाल्ड विधि बतावे, तब भी यही होगा। अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक एसिड प्राप्ति की विधि बता, तब भी यही होगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है मॉडर्न प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, फिर यहां लिखा हुआ है फ्रॉम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। समझाएंगे तब ये बात समझ में आएगा। देखो यार, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करेंगे किसका? ऑफ अमोनिया। ठीक है, कहां से? वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। देखिए यहां ओस्टवाल्ड विधि या वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा अमोनिया का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, अमोनिया, ये समझाएंगे तब समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो, तो इसलिए इसको हम अभी पहले समझाते हैं। ये सामने में रहेगा तो हम भी नहीं अच्छा से समझा पाएंगे। आप जानते हैं ये मेरा बीमारी है, सामने में रहने पर हम नहीं समझा सकते, हमसे नहीं हो सकता। तो आइए हम जरा सा आपको क्या करें, रफ में समझाएं। पहले समझा देते हैं, आराम से सुनिएगा, आराम से। तीन रिएक्शन, तीन स्टेप है, तीन स्टेप है। बार बार बोलेंगे, आप भी बैठे बैठे वहां मेरे साथ बोलिएगा, जब बोलेंगे आपको बोलने तब बस याद हो जाएगा। एक बार कल आने के साथ एक बार रिपीट कर देंगे, खेला खत्म। तो होता क्या है, जरा सा गौर करोगे, एक इस टाइप का चेंबर होता है, ये बाद में डायग्राम डिटेल बताएंगे, अभी सुनोगे। एक इस टाइप का चेंबर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस चेंबर के अंदर या तो प्लेटिनम का या रहोडियम, सुने हो, प्लेटिनम या रहोडियम का बना तार का जाली होता है। ये मान लो तार का जाली है,
जैसे घर में खिड़की वगैरह में तार का जाली इस तरह का होता है ना, उसी तरह, तो वो तो लोहे का होता है या स्टील का होता है, उसी तरह प्लेटिनम या रोहोडियम का बना तार का जाली अंदर में होता है। ठीक है, और बाहर से क्या है कि यह एक चेंबर है, इस चेंबर का नाम है कैटालिटिक चेंबर। कैटालिटिक चेंबर, हम डायग्राम के साथ साथ दोनों काम समझा रहे हैं, पहले सुनिएगा। ठीक है, कैटालिटिक चेंबर देखोगे बच्चों बहुत ध्यान से, एकदम समझाते जा रहे हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। यहां देखो, तो अब क्या होता है, जरा सा गौर करोगे बच्चों, एकदम ध्यान से देखोगे क्या कहता है। ये जो प्लेटिनम या रोहोडियम तार का जाली है या जो चेंबर है, तो इस चेंबर को गर्म करके यहां तापक्रम रखा जाता है। देखो ध्यान से, एकदम हाईलाइट करके लिख रहे हैं, इसका तापक्रम रखा जाता है 1100 केल्विन, सॉरी गलती हो गया, 1100 केल्विन, 1100 केल्विन। ठीक है, 1100 केल्विन इस कैटालिटिक चेंबर का टेम्परेचर होता है। इस कैटालिटिक चेंबर का टेम्परेचर 1100 केल्विन होता है, जहां पर यह प्लेटिनम या रोहोडियम तार की जाली गर्म होता है। ठीक, अब क्या किया जाता है बच्चों, जरा सा सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह जो कैटालिटिक चेंबर है, ये तो ऐसे लिख दे, इसको लो हटा देते हैं यहां पर साइड में, मैंने याद रखना कि यहाँ टेम्परेचर कितना होता है, 1100 केल्विन होता है। ठीक है, इस कैटालिटिक चेंबर का टेम्परेचर कितना होता है, यहां लिख देते हैं 1100 केल्विन। अब चलेगा, चल अब यह जो प्लेटिनम या रोहोडियम तार की जाली है, चूंकि इतना टेम्परेचर रहेगा तो यह गर्म होगा। अब इधर से हम लोग क्या करेंगे, इस चेंबर के इधर ऊपर से तो यह नली आगे बढ़ेगा, तुरंत हो जाएगा भैया, ये नली आगे की और अगले चेंबर में जाएगा, इसके लिए नहीं सोचना, ये आगे अगला चेंबर में जाएगा। इधर क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां देखोगे, यहां क्या करते हैं, अमोनिया और वायु का मिश्रण, वायु वातावरण का जो ऑक्सीजन है, वायु क्या हम लोग कहां से लाएंगे उतना महंगा, जब हम लोग पढ़ रहे हैं औद्योगिक विधि, तो कम लागत में अधिक मुनाफा, तो कम लागत में अधिक मुनाफा, तो कम लागत कहां से होगा, वायुमंडल का ऑक्सीजन से। तो बस कुछ नहीं करेंगे, वायुमंडल का ऑक्सीजन लेंगे और अमोनिया गैस लेंगे। तो अमोनिया गैस और, सुनते चलिए, अमोनिया गैस और ऑक्सीजन का मिश्रण को, अमोनिया गैस और ऑक्सीजन का मिश्रण ले लेंगे और इसको हम लोग इस चेंबर में प्रविष्ट कराएंगे, कैटालिटिक चेंबर में। कैटालिटिक चेंबर में जैसे ही कैटालिटिक चेंबर में अमोनिया गैस और ऑक्सीजन का मिश्रण गया, तो दोनों तो गैस है भैया, सुनो, अमोनिया भी गैस और ऑक्सीजन भी गैस है, तो दोनों गैस है, तो इसको एक प्रेशर के द्वारा न ठेलना पड़ेगा, एक प्रेशर के द्वारा न ठेलना पड़ेगा ताकि जल्दी से इसके संपर्क में चले जाए। तो यहां पर 9 एटीएम प्रेशर देना है, 9 वायुमंडलीय दाब। सुनोगे ध्यान से, हाँ वेरी गुड। चलो यहां देखो, यहां आप लोग कितना एटीएम प्रेशर देंगे, 9 एटीएम प्रेशर देंगे। ठीक है, तो 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 9 वायुमंडलीय दाब, यानी बहुत ज्यादा दाब, 200 एटीएम नहीं। जैसे याद कीजिए, हेबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया के उत्पादन में 200 एटीएम प्रेशर दिए थे, हेबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया के उत्पादन में 200 एटीएम प्रेशर दिए थे, लेकिन यहां नहीं, यहां देंगे 9 एटीएम प्रेशर, यानी इधर से देंगे 9 एटीएम प्रेशर देंगे और अमोनिया और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को इस चेंबर में भेजेंगे। जैसे इस चेंबर में भेजे, ठीक है, इस चेंबर का ताप इतना है, लेकिन जैसे इस चेंबर में भेजे तो बस ये अमोनिया और ऑक्सीजन जैसे इस तार के संपर्क में आया, जैसे इस तार के संपर्क में, ये उत्प्रेरक का काम करेगा और यहां पर क्या होगा, अमोनिया ऑक्सीजन से संयोग कर लेगा। और अलग बात है कि चेंबर का टेम्परेचर 1100 केल्विन होता है, उतना मिल गया तो वेरी गुड, उतना मिल गया तो वेरी गुड, नहीं भी मिला तो कम से कम इसको 500 केल्विन ताप ही काफी है, 500 केल्विन ताप और 9 बार दाब। ये अमोनिया और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को 9 वायुमंडलीय दाब पर इधर से दिए, और वो जैसे ही ये तार के जाली के संपर्क में आया, यानी ये प्लेटिनम या रोहोडियम उत्प्रेरक के संपर्क में आया, बस है तो टेम्परेचर इतना, यदि इतना मिल गया तो और अच्छी बात है, अभिक्रिया तेजी से होगा, और नहीं भी मिला तो कम से कम इतना भी टेम्परेचर मिलेगा तो अमोनिया, देखिएगा, देखिए इधर देखिए, तो अमोनिया क्या होगा, वायु द्वारा ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज में वायु से अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, और अमोनिया वायु द्वारा ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। कल ही पढ़े हो नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर जल। भाई ताप बहुत अधिक है, कम से कम 500 केल्विन ताप चाहिए, लेकिन यहां तो ताप 1100 केल्विन के आसपास है, तो इतना ताप होने के लिए टूट जाएगा, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन टूट जाएगा, बंधन टूटेगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन संयोग कर नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग कर जलवाष्प बना लेगा, है ना। तो ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बना। तो फर्स्ट चरण में हमको बनाना है क्या, नाइट्रिक एसिड हमको बना। जरा सा प्लीज बच्चों थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, प्लीज देखिएगा जरा सा, ठीक है,
जरा सा देखिएगा प्लीज। तो पहला, हाँ तुरंत तुरंत दिलीप कुमार जी, हाँ टाइम आप भी दिखा रहे हैं, हम भी टाइम देख रहे हैं, हम एकदम एकदम टाइम पर छोड़ देंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, 9:05 तक छोड़ देंगे, ठीक है। अमोनिया वायु द्वारा ऑक्सीकृत हुआ तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चरण में क्या होगा, नेक्स्ट चरण में क्या होगा, इसको भी यहीं पर हम समझा देते हैं जरा सा, फिर बाद में कल डिटेल डायग्राम बनाएंगे, फिर डिटेल डायग्राम बनाएंगे, लेकिन अब क्या होता है जरा सा गौर कीजिए, ये यहीं पर आने दीजिए। अब नेक्स्ट चरण में क्या होगा देखिएगा बच्चों प्लीज, ये अगला चेंबर है, इसको भी बड़ा करके बनाते हैं। ये मान लीजिए ये चेंबर है, ठीक है, ये चेंबर है, ये देख रहे हैं, यह जो चेंबर है, अब क्या होता है कि यह जो, अब इधर से जरा सा प्लीज सुनिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तुरंत तुरंत उतरवाने में देर नहीं लगेगा, थोड़ा सा और, सॉरी, अमोनिया और ऑक्सीजन गैस का जो मिश्रण है, अमोनिया और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को यहां देते गए, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में वायुमंडल से लिए, और अमोनिया और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को 1:10 में मिलाए हैं। सुनिए पहले, अमोनिया और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को 1:10 में मिलाए हैं, यानी यदि यह 1 लीटर तो यह 10 लीटर, 1:10 आयतन में मिला। यह भी सुन लीजिए जरा सा, यह भी क्लियर कर दिया अभी। अमोनिया और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को 1:10 में लिए, कौन अधिक है, ऑक्सीजन। 2 से 3 मिनट और समय हमको दे दीजिए प्लीज, 2 से 3 मिनट समय और दे दीजिए हमको, ठीक है। चलिए, अमोनिया और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को 1:10 में लिए, यानी अमोनिया से ज्यादा ऑक्सीजन लिया, और इस दोनों के मिश्रण को हम लोग एक चेंबर में प्रविष्ट कराए, जिसको कहा था कैटालिटिक चेंबर। और इस कैटालिटिक चेंबर में अमोनिया वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अब बताइए कि अमोनिया वायु से ऑक्सीकृत हुआ तो क्या बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, ठीक है। अमोनिया वायु द्वारा ऑक्सीकृत हुआ तो क्या बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन इसके अलावा यहां पर ऑक्सीजन तो और भी होगा, अमोनिया तो खर्च हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में, इतना सा ही ऑक्सीजन नहीं है। क्यों, देखो जितना अमोनिया उससे ज्यादा ऑक्सीजन है, जितना अमोनिया है, अमोनिया का 1 आयतन तो इसका 10 आयतन है, 1:10 में, तो ऑक्सीजन ज्यादा है। तो यहां जो बना नाइट्रिक ऑक्साइड, सुनिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बना ना, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ये ऑक्सीजन जो पर्याप्त मात्रा में, वह नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है वो अगले चेंबर में गया। नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है वो अगले चेंबर में गया, देख रहे हैं। और इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन टावर। ऑक्सीडेशन टावर आज पूरा नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इतना सा आपको याद हो जाना चाहिए, बस 2 मिनट और लेंगे बस हो जाएगा। इसको कहता है ऑक्सीडेशन टावर। यहां पर क्या होगा, इस ऑक्सीडेशन टावर में क्या होगा, ये जो यहां पर क्या हुआ, अमोनिया और ऑक्सीजन जो आपस में अभिक्रिया, यानी अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण। ऑक्सीजन कहां से आया, अमोनिया के साथ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, तो बना नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण। जब अगले चेंबर में गया तो यहां भी चेंबर का ताप है, तो यहां पर क्या होगा, ये आपस में अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। आपस में अभिक्रिया कर क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बैलेंस सिर्फ करना है, बैलेंस नहीं कर रहे हैं अभी, बैलेंस वैलेंस तो बात का चीज है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो हमको यहां पर आपको दिखाना है ना, तो देखिए यहां जरा सा, पहले इतना सा हम लोग कर ले। क्या था आपका, देखिए तो जरा सा गौर कीजिए, तो कैटलिस्ट की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन किए थे अभी, क्या देखिए तो कैटलिस्ट की उपस्थिति, अभी पहले उसको हेडिंग को समझा दे तब तुरंत हो जाएगा। कैटलिस्ट क्या था, प्लेटिनम या रोहोडियम, प्लेटिनम या रोहोडियम की उपस्थिति में, इसके कारण यहाँ टेम्परेचर कम जरूरत पड़ा, लेकिन हम टेम्परेचर दे के रखे हैं 1100 केल्विन, जितना ताप चाहिए ले सकता है, लेकिन मिनिमम 500 केल्विन ताप में हो जाता है। तो प्लेटिनम या रोहोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ना ऑक्सीडेशन में ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया। कौन किया, अमोनिया। कौन सा ऑक्सीजन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन हुआ। अमोनिया का वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन से संयोग हुआ कैटलिस्ट की उपस्थिति, इसीलिए कहा गया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, देखिए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब कैटलिस्ट की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हुआ अमोनिया का। कैसे, बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हुआ। और जब हुआ तो देखिए वही चीज हिंदी में भी लिखा हुआ, जरा सा उसको समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे देखिए। ओस्टवाल्ड विधि क्या है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा अमोनिया का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण।
अमोनिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे, लेकिन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा नहीं। तो कैसे करेंगे, देखो जो बात बताएं वही बात यहां पर लिखा हुआ है, वही बात लिखा हुआ है। देखो तो यहां देखो जो बात बताएं वो लिखा हुआ है क्या नहीं बच्चों, पहले देख लो। पीडी या आरएच उत्प्रेरक की उपस्थिति में, देखो यहां दिखाते हैं कौन सा उत्प्रेरक था, प्लेटिनम रोडियम पैलेडियम भी ले सकते हो पीडी, प्लेटिनम रोडियम पैलेडियम ले सकते हो, पीडी भी ले सकते हो, पीडी लिखा हुआ है कोई बात नहीं। देखो पीडी या आरएच, पैलेडियम या रोडियम, पीटी भी ले सकते थे प्लेटिनम, पैलेडियम या रोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कितना ताप कम से कम चाहिए, 500 केल्विन ताप एवं 9 बार दाब। बार एटीएम तो एक ही है ना जी, ताप का मात्रक एटीएम, एटीएम और बार, एक बार बराबर 1.013, एक एटीएम बराबर 1.013 बार, आप पढ़े हुए। चलिए तो ये दोनों तो लगभग बराबर है। तो देखिए यहां तो पीडी या आरएच उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 केल्विन ताप एवं 9 बार दाब पर अमोनिया तथा ऑक्सीजन 1:10 अनुपात में, माने 1:10 अनुपात में लेने पर अभिक्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। 1 और 10 अनुपात में जब लेंगे किसको, अमोनिया तथा ऑक्सीजन को, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को, तब उस स्थिति में अभिक्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहां लिखा हुआ है, देखिए तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ 500 केल्विन ताप, नहीं प्लेटिनम या रोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। किस अनुपात में लिए थे, 1:10 में लिए थे, है ना। अब रिएक्शन सिर्फ लिखना है, आप चिंता क्यों करें, तुरंत हो। देखिए इंग्लिश वाले बच्चे का भी लिखा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ पीडी और आरएच कैटलिस्ट, पैलेडियम और रोडियम कैटलिस्ट की उपस्थिति में एट 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार प्रेशर अमोनिया गैस ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया गैस ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। तो इसका रिएक्शन वहां जो लिखा हुआ था वही रिएक्शन यहां लिखेंगे, और क्या, वही रिएक्शन लिख देंगे, और क्या। देखिए यहां, ठीक है, हाँ बच्चों बस हो गया तुरंत तुरंत तुरंत। तो अमोनिया है, अमोनिया NH3, देखिएगा अमोनिया ऑक्सीडाइज हो रहा है, अमोनिया क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम पैलेडियम जो लीजिए, प्लेटिनम भी ले सकते हैं, पैलेडियम या रोडियम उत्प्रेरक, क्योंकि भाषा में पैलेडियम लिखे हैं इसलिए पैलेडियम, प्लेटिनम भी लिया जा सकता है, पीटी भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कितना टेम्परेचर बताइए, ठीक है समय हो रहा है आप लोगों का, हम समझ रहे हैं, बस हो गया, जरा सा गौर कीजिएगा। टेम्परेचर 500 केल्विन ताप, 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार दाब, 500 केल्विन एंड 9 बार प्रेशर, लिख दे ब्रैकेट में। अब क्या होगा, अमोनिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, और क्या बना दिया, जल, यही ना। अब जरा सा इसको बैलेंस जल्दी से कर लिया जाए, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, चलिए 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे सोचिए, तो यहां पर हमारा हाइड्रोजन 3 है, तो यदि यहां पर 2 लगा दे, विषम संख्या था, सम कर दिए, तो यहां पर हमारा नाइट्रोजन 2 हो गया, यदि यहां 2 लगा दिए तो हो गया। लेकिन अब देखिए तो क्या क्या हमारे साथ हुआ, तो यहां पर 2 तिया 6 हाइड्रोजन, तो यहां पर 3 लगा दीजिए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। तो देखिए 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 तिया 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 3 5, यहां पर ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 2 है, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2। तो अब एक चक्कर है, जरा देखिए बैलेंस में, कभी ऐसा कुछ मिल जाए तो इसको 5 पुराने के लिए ऐसा कर सकते हैं, दुगुना है तो 2.5 कर दीजिए, 5/2 2.5, तो 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ दुगुना कर दीजिए सब चीज। यदि 5/2 नहीं करना चाहते, सुनिएगा 5/2 नहीं करना चाहते तब इसको 5 कर दीजिए, और इसको 5 किए तो सब दुगुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 2.5 का दुगुना किए तो सबको दुगुना कर दीजिए। यहां हो जाएगा 4, यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा 4, यहां भी हो जाएगा 6, तब आपको दुगुना। अब देखिए सब बैलेंस हो गया। आप वो 5/2 भी लिखते तो आपका गलत नहीं होता, उतना ही मार्क्स मिलता, आपको चिंता नहीं करना था। यदि आपको लगता है नहीं, उसमें डाउट आपको लगे, हेजिटेशन लगे, तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, 4 तिया 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 10, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, तो पहला बात हो गया। अब जरा स्क्रीनशॉट तुरंत दिलवा रहे हैं, तुरंत दिलवा रहे हैं, चलिए जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कहां से स्क्रीनशॉट लेना हम तुरंत करवा दे रहे हैं। ये लीजिए, यहां से होगा, ये भी नहीं, ओ ये तो वहां था। चलिए, तो यहां से स्क्रीनशॉट होगा आप लोगों का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले मॉडर्न प्रोसेस में स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, यह जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ हमारा, अब ये प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड फिर चूंकि ऑक्सीजन की पर्याप्तता है तो फिर से वह अभिक्रिया कर लेगा नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से। तो प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड अगला ऑक्सीडेशन चेंबर में ऑक्सीडाइज्ड होगा नहीं, और बना लेगा क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यह जो रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है, ये दोनों अभिक्रिया करके यह बना सकता है, और यदि इसको थोड़ा सा हिट मिल जाए तो यह बन सकता है। दोनों एक दूसरे में बदल सकता है। यह बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर देंगे, कल ही पढ़े NO2 नाइट्रोजन डाई। एक बार कल रिपीट करेंगे, कल 5 मिनट का क्लास बचेगा। कल तो क्लास देखते हैं, कल क्या होगा वो व्हाट्सएप पर सूचना दे देंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम बोलेंगे तो बहुत लोग उस पर दिमाग लड़ाता है, तो इसलिए चलिए आइए हम लोग आगे की ओर, बस लास्ट लाइन जरा सा लिख दें, उसके बाद आगे बढ़े। थोड़ा सा बैलेंस शिफ्ट कर लेते हैं। पहले एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन। देखिए ऑक्सीजन 2 1 3, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इधर विषम संख्या में है, तो जिधर विषम उसको सम कीजिए। तो देखिए 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 लगा दीजिए, 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बैलेंस हो गया। चलिए, तो देखिए क्या है, प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड, देखो यहाँ जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, अमोनिया वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर NO2 बनाता है। ऑब्टेन नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑब्टेन नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो यहां प्राप्त हुआ था, नाइट्रिक ऑक्साइड जो यहां प्राप्त हुआ था, ऑब्टेन नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन ऑक्सीडाइज्ड विथ एयर। देखो अगेन ऑक्सीडाइज्ड विथ एयर या वायु जो बोलिए, नहीं, प्रोड्यूस NO2 गैस। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग NO2 बन चुका, अब नाइट्रिक एसिड एक लाइन में बन जाएगा। बता रहे हैं हरेंद्र कुमार जी, हरेंद्र कुमार जी तुरंत बता रहे हैं। ऑफलाइन कब खुलेगा, ऑफलाइन कब खुलेगा, एकदम भर दिया है ये लोग सभी बच्चा। ऑफलाइन कब खुलेगा, ऑफलाइन क्लास सर, ऑफलाइन कब खुलेगा, जबरदस्त। चलो चलो, हो गया ना बच्चों। अब लास्ट स्टेप हम तुमको आज नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक खाली तुमको बता दे, तुम्हारे मन में बैठा रहेगा, सर नाइट्रिक एसिड कहां बना। अरे यार अब कुछ नहीं, ये NO2 प्राप्त हुआ ना, इसको पानी से अभिक्रिया करवा देना, जल से। NO2 जो प्राप्त होगा, इसको जब जल से अभिक्रिया करवा दोगे तो HNO3 बन जाएगा। कल करा देंगे ना, कल इसमें पानी डालेंगे, HNO3 बन जाएगा। कैसे पानी डालेंगे, क्या करेंगे, वो कल पढ़ेंगे हम लोग। बस खाली इसको अब कुछ नहीं करना है, इसको बस जल के संपर्क में लाएंगे नाइट्रिक एसिड, तेजाब हाथ में। तो 2 स्टेप हो चुका है। एक बार फिर से, क्योंकि जो बच्चे का क्लास था वो चले ही गया, एक बार फिर से खाली हम बोल रहे हैं, आप लोग मेरे साथ सुनिएगा ताकि याद हो जाए। पहला स्टेप क्या है, कौन सा विधि पढ़ रहे हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्यों, क्योंकि ओस्टवाल्ड नामक व्यक्ति ने यह विधि बताया था। ये नाइट्रिक एसिड प्राप्ति का औद्योगिक विधि भी है। तो इस विधि में क्या होता है, पैलेडियम या रहोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पैलेडियम या रहोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर से एक बार, पैलेडियम या रहोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 केल्विन ताप एवं 9 बार दाब पर अमोनिया तथा ऑक्सीजन 1:10 में अभिक्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। बना नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। बना नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर सुन लीजिए, प्लेटिनम, पैलेडियम, प्लेटिनम जो लेना है ले सकते हैं। तो पैलेडियम नहीं तो प्लेटिनम, कोई भी उत्प्रेरक ले सकते हैं। रहोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई भी एक लेना है। 500 केल्विन ताप एवं 9 बार दाब पर अमोनिया वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। बना नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। इससे अगला स्टेप में नाइट्रिक एसिड कल प्राप्त, यानी 3 ही समीकरण है। तो इसकी चर्चा तीसरा का कल करेंगे। बाय, थैंक यू।